हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये चैप्टर शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि हमने चैनल पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और साइंस 1 एंड साइंस 2 के भी सारे वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे एंड लाइव लेक्चर्स भी होंगे, प्रीलिम्स भी होंगे, सब कुछ होगा चैनल पे। तो अभी जाके सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो और बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने पूरा एनालिसिस करके हर एक चीज में डाला हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कहां से आया था और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैंने मार्क कर दिए हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, और पीछे एक्सरसाइजेस में अलग से मार्क किया हुआ है। देखो जो जो आया है वो यहाँ पे मार्क किया हुआ है एंड आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में मेरे साथ ही ये करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज में इसका वेटेज क्या है, इसके चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने एक एक पेपर देखकर ये किया है एनालिसिस, ठीक है। तो आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में इतने ही नीटली यही वर्ड्स यूज करके, अगर मार्च है तो मार्च 19, अगर जुलाई है तो जुलाई, जो भी ईयर है 19, और उसके बाजू में मार्क्स और उसका सर्कल, इतने ही डिटेल में आपको करना है और इतने ही क्लीन तरीके से करना है। एकदम गंदा मत कर देना, क्योंकि ये सेम चैप्टर आप लास्ट तक जैन फेब में जब रिवाइज करे होंगे तभी भी देखने वाले। तो मैं इसके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो बताऊंगा और कौन से एरियाज पे हमको ज्यादा फोकस करना है वो भी मैं बताऊंगा। और जब हम लोग इसके एक्सरसाइजेस का नोट्स देखेंगे तभी आपको साथ में मार्क कर लेना है और आपके खुद के नोट्स भी आपको बनाने हैं। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैन यू रिकॉल में पूछा है which component of the cellular nucleus of living organisms carries hereditary characters। ये आपने 9 में पढ़ा हुआ है। कौन सा कंपोनेंट है सेल्यूलर न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस में एक कंपोनेंट होता है जो आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करता है। याद है कि 9th का टेक्स्ट बुक खोलूं? चलो बताता हूं आपको 9th के टेक्स्ट बुक में। अगर आपको याद है तो आपको कमेंट्स में अभी के अभी जाके लिखना है, नहीं याद है तो बता रहा हूं। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोलते हैं उसको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। आपके पेरेंट्स से आप में जो कैरेक्टर्स आए, ट्रांसफर हुए, उसको क्या बोलते हैं? 9 में पढ़ा था, याद है तो कमेंट्स में अभी के अभी जाके बताओ। हाँ लिखना है आपको। चलो जिनको नहीं पता टेक्स्ट बुक में देखते हैं। यहाँ पे 9th की टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ये जेनेटिक्स वाला पार्ट है और यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हेरिडिटी, सेकेंड वाले का। थर्ड क्या बोल रहा है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। जाते हैं फिर से 9th की टेक्स्ट बुक में। यहां पे दिया हुआ है देखो, मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, देख लो। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है वो इट इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको फॉस्फेट भी बोलते हैं, और पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये सिर्फ आपको यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आपको ये आता है कि नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है पीछे, तो टेंशन मत लो, बस चेक करें कि आप रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं, है ना। नहीं तो नया कोई वर्ड आएगा तो आपको लगेगा अरे ये क्या पूछ लिया, आपने 9 में किया था लेकिन आप भूल गए हो, इसलिए लोग चेक कर रहे हैं। अब होता है चैप्टर शुरू। ये अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। यू नो दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। कौन सा जीन्स है ये? जो जीन्स पैंट पहनते हैं वो नहीं है, ये जीन्स डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको जीन्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि हेरिडिटी क्या है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व किया है। ग्रेगर योहान मेंडल, हाँ इसको योहान बोलते हैं, जोहान नहीं बोलते हैं। आपको जोहान बोलना है तो भी बोल लो, क्योंकि ये कुछ बोलने नहीं वाले, ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं। इज पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है ये फील्ड में। It took a long time to understand the conclusions of his research about heredity. In fact, जब ये जिंदा थे ना तब इनके काम को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिला, तभी इनका काम किसी को समझ में नहीं आया था। बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स उनके काम को समझा गया एंड समझ में आया कि इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट काम किया था, वो भी इतने साल पहले। In 1901, the reasons behind the sudden changes were understood
ड्यू टू द म्यूटेशनल थियोरी ऑफ हुगो दे व्रिस, ये हुगो दे व्राइस भी बोल सकते हो स्पेलिंग याद करने के लिए, अदरवाइज इट इज ह्यूगो द व्रिस और हुगो द व्रिस. Meanwhile, in 1902, Walter Sutton observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. इन्होंने grasshopper रिसर्च करी और grasshopper को काट काट के देख रहे होंगे और पता चला कि उसमें paired chromosomes हैं. Until then, it was not known to anyone. देख रहे हो 1902 में आपको कीड़ा दिखा तो आप भाग जाते हो मम्मी मम्मी चिल्ला के. इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रासहोपर पकड़ के उस पर रिसर्च करी. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. ये finally establish हो गया. Through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Maclean McCarthy and Colin McLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. 1944 में इन्होंने बोला वायरस छोड़ के बाकी सबका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए. आगे जाके ये भी पता चला कि वायरसेस में भी डीएनए होता है. वायरसेस में कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए भी होता है. बट 1944 में इन्होंने क्या बोला कि वायरस छोड़ के बाकी सब. ये बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रांसुआ जेकब, फ्रांसुआ बोलते हो उसको, मुझे थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है इसलिए मुझे पता है, हो सकता है मेरी भी थोड़ी फ्रेंच गलत हो, बट ये फ्रैंकोइस नहीं होता, बट आप बोलो फ्रैंकोइस जेकब, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग राइट आना चाहिए. वैसे भी इस पे कोई क्वेश्चन आने नहीं वाले, आते नहीं है, आ गए तो देख लो, एक बार रीड कर लो. एंड जैक मोनोड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA. प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है आगे, टेंशन मत लो. किसमें किया उन्होंने? बैक्टीरियल सेल्स में. इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए. इन्होंने जो मिस्ट्री थी डीएनए में, जो सीक्रेट्स थे वो निकाले. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. Genetic engineering अभी सबसे अपकमिंग फील्ड है, क्योंकि बहुत सारे जो डिजीजेज हैं वो जेनेटिक्स के कारण होते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा कि वो डिजीजेज जेनेटिक्स रिप्लेस करेंगे, जीन्स रिप्लेस करके, या फिर उनको निकाल के वो लोग वो डिजीज ठीक कर देंगे. तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है उसका. The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants. ये already हो रहा है. जो plants है उसमें GM crops करके होता है, ठीक है. GM crops का मतलब genetically modified crops. इंडिया में कॉटन, पोटैटो में भी चल रहा था कि ये लाएंगे GM crops. तो ऑलरेडी ये लोग जो प्लांट्स और एनिमल्स उनके जेनेटिक्स मॉडिफाई कर रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे जो प्लांट्स हैं, अच्छे जो एनिमल्स हैं उनको ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये ह्यूमंस में अब तक नहीं हुआ है बिकॉज ये बहुत डेंजरस है, बट आगे जाके ये ह्यूमंस में भी होगा. एक्सपेरिमेंट और रिसर्च में ह्यूमंस पे भी हो रहा है, ठीक है. एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड. तो ये काफी इसके एप्लीकेशंस है. अब ये जो टॉपिक है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा ट्रिकी है. और पूरे चैप्टर में जब ये आप पढ़ेंगे ना तो क्या होता है कि ये आप टॉपिक करते हो तो आपको ऐसे लगने लग जाता है यार ये टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, ये चैप्टर तो मेरे से होने ही नहीं वाला. लेकिन ये इतना सा ही पार्ट है जिसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट है. इसके बाद का जो है एवोल्यूशन, ये बहुत ईजी है. तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये पूरा चैप्टर आपको करा दूंगा, क्योंकि मैंने जो इसमें एनालिसिस की है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पे बहुत कम आते हैं. दिख रहा है ये एक क्वेश्चन है जो आया है जिसके आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है, बट ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, ये पढ़ते पढ़ते बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और ये चैप्टर उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये वाला पेज और ये वाला. तो मैं जो लेक्चर खत्म करूंगा तब ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दे दूंगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन अभी समझाऊंगा तो ऐसा लगेगा पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है, ठीक है. और ये वाले पार्ट का आगे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि अरे इसमें एक वर्ड था जो आगे यूज हुआ इसलिए मुझे नहीं समझा, ठीक है. चलो शुरू करते हैं अभी एवोल्यूशन से. एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है. आपके जो बॉडी में पार्ट्स हैं वो पार्ट्स ऐसे ही एक दिन में नहीं डेवलप हुए, एक साल में नहीं हुए, 100 साल में नहीं हुए, ये हजारों साल लग गए इसको डेवलप होने के लिए, तब जाके आप आज जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है. आपके थम्स अपोजेबल हैं, आपको पूंछ नहीं है. ये 100 साल पहले ऐसे नहीं था कि आपके परदादा को पूंछ थी,
नहीं, हजारों लाखों साल पहले पूंछ थी, बट धीरे 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 पता चला कि हमको पूंछ की जरूरत नहीं है, तो वो पूंछ चली गई। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। इट्स अ ग्रेजुअल चेंज। आपके जनरेशन में, आपके नेक्स्ट जनरेशन में फील भी नहीं होगा। ग्रेजुअल मतलब बहुत ही ग्रेजुअल, स्लो, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एक फिगर दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, यहां पे शुरू हुए थे हम लोग इतने साल पहले, फिर धीरे 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 हम लोग ऐसे बनते गए, और आज हम ऐसे सीधे चल रहे हैं क्या? नहीं, ये 50,000 साल पहले का है। आज हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हम कपड़े पहनते हैं। प्लस आज तो काफी लोग ऐसे सीधे भी नहीं चलते हैं, ऐसे टेढ़े चलते हैं या टेढ़े बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एप हैं, आप आपका पोस्चर सुधार सकते हैं, बट धीरे 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 हम देखो यहां से एप, एप फिर एप से आगे 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 आते मैन बन गए। ठीक है, हमारे सर की साइज कम हो गई, हम सीधा चलने लगे। पहले हम 4 पैर पे चलते थे, अब 2 पैर पे चल रहे हैं, है ना? तो ऐसे करके एवोल्यूशन हुआ। लेकिन कितने साल दिख रहा है? इतने साल पहले। आराम से ग्रेजुअल चेंज है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फिगर, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. ये ऐसे ही फालतू में रैंडमली ऐसे चेंज नहीं हो कि अरे चलो यार आज मजा नहीं आ रहा, 2 पैर पे चलेंगे, 4 पैर पे नहीं चलना। वो नीड आई, उनको जरूरत पड़ी, इसलिए वो वैसे चले। और ये सब जरूरतें क्यों पड़ी? क्योंकि उनके आजू बाजू में जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि बायोस्फीयर प्रेजेंट इन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, जो सारा जो चेंजेस हुआ उसके कारण एवोल्यूशन हुआ है। ऐसे रैंडमली किसी का मूड चेंज हुआ इसलिए ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये आगे आएगा, बट ये बहुत सारे बहुत ईयर्स, और जो चेंजेस है वो काफी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं। तो ये जो हुआ है इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। आया समझ में? काफी स्लो प्रोसेस है, और इस पे हर चीज का इंपैक्ट कंसिडर किया जाता है, स्टार्स का, प्लैनेट्स का, एनवायरमेंट का, सब चीजों का। और ये सालों, सेवरल जनरेशंस में ये चेंजेस आए। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन जो आपको पता भी नहीं लिखते कैसे हैं, लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compounds. ये simple type क्यों बोल रहे हैं? Because आज का अगर आप देखें तो ओशंस में, लैंड पे कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। हम खुद कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं। हमारे कितने सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। तो हम काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। लेकिन पहले 3.5 बिलियन ईयर्स पहले तो था ही नहीं, और जब शुरू हुआ ये प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे. Complex compounds like proteins and nucleic acids may have formed over the long period from those simple compounds. इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का, तो देख के ही समझ में आ जाता है कि ये बनने में काफी साल लगे होंगे. First primitive type of cells may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. Different हो गया वहां पे. पहले primitive type of cells, primitive मतलब एकदम बेसिक rudimentary type of cells बने होंगे. किससे? जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे. नंबर ऑफ दोज सेल्स में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. और वो सेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे. ठीक है, इंक्रीज हुआ होगा उसका नंबर. कैसे? जो सराउंडिंग केमिकल्स है उसमें से बन के. देयर मे हैव बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दोज सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो बेस्ट सेल है, जो आगे बढ़ सकता है, वो सिलेक्ट हुआ और आगे ग्रोथ हुई उसकी. सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिश्ड. जो अच्छा सेल नहीं है, जो काम का नहीं है, वो वहां पे खत्म हो गया होगा. विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग. आपने एडेप्टेशन पढ़ा होगा ना. एवोल्यूशन जो है इट इज नथिंग बट एडेप्टेशन इन लॉन्ग टर्म. एडेप्टेशन पे आपने काफी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं 6th 7th 8th बचपन में. ठीक है. एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on earth. आप एलिफेंट को देख लो, अब आपको देख लो. एलिफेंट और आप में बहुत डिफरेंस है. मुझे पता है कोई ऐसा बोलेगा सर मेरा मोटा दोस्त वो तो एकदम एलिफेंट जैसा ही है. ऐसे नहीं होता यार. एलिफेंट तो अलग होता है. किसी को एलिफेंट नहीं बुलाना चाहिए आपको. तो
अलग अलग स्पीशीज, कॉकरोच देख लो, एलिफेंट देख लो, जिराफ देख लो, टाइगर देख लो, ह्यूमन बीइंग देख लो, मंकी देख लो, इतने सारे अलग अलग डाइवर्स हैं ये, है ना, कितना डिफरेंस है। डाइवर्स मतलब डिफरेंस है उन दोनों में, जो भी स्पीशीज आप दो कंपेयर करोगे उसमें काफी डिफरेंस है और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल। अमीबा जो आपको दिखता भी नहीं है बिना माइक्रोस्कोप के, टू मैन जो आप खुद हैं, जायंट व्हेल जो इतनी बड़ी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. ठीक है, यूनिसेल्युलर क्लोरेला बहुत ही छोटा सा है, बैनियन ट्री बहुत बड़ा है। ये एल के टाइम पे बहुत मिस्टेक होती है, क्लोरेला हो गया क्लोरेला। ठीक है, द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। इक्वेटर पे इतनी ज्यादा गर्मी है, वहां पे भी लाइफ है। पोल्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अर्थ के ऊपर और नीचे वाले पार्ट, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड है, फिर भी वहां पे लाइफ है। Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life. Humans को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई ये लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। अलग अलग रिलीजन में इसके बारे में अलग तरीके से लिखा गया है, पर हम यहाँ पे साइंटिफिकली देखेंगे कि भाई ये शुरू कैसे हुआ। तो क्यों है ये? बिकॉज स्टार्टिंग से ह्यूमंस को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है कि ये कैसे शुरू हुआ, ताकि जो हमको प्रॉब्लम्स हैं आज, वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकें। एंड रीजंस फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड। इस पे कोई आंसर नहीं आता है, ये सिर्फ ज्ञान है, जो ज्ञान पढ़ के आपको आगे के आंसर समझने में आसानी होगी। डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे। अब सोचो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, ये कॉम्प्लेक्स चीज एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थियरीज होगी ना, बिकॉज हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, उसकी एक रिसर्च होती है। ओके, बट इसमें से जो थियोरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हाईली एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये थियोरी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आंसर करती है। इसलिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब एकदम ही स्लो डेवलपमेंट हुआ है एवोल्यूशन का, ये थियोरी वाइडली एक्सेप्टेड। अब आते हैं थियोरी ऑफ एवोल्यूशन पे। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशन। ठीक है, ये ओशन में हुआ था, लैंड पे नहीं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, प्रोटोप्लाज्म हाईलाइट कर लो, इट इज द फर्स्ट लिविंग मटेरियल। आया नहीं है इस पे, लेकिन इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल, ये बैटरी वाला सेल नहीं है, आपकी बॉडी में जो सेल है वो है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। ऐसा नहीं है कि अमीबा था दूसरे दिन हाथी बन गया, अरे ऐसे नहीं होता। बहुत सालों में, हाथी बनने के पहले वो बहुत कुछ और बना होगा। ठीक है, एक सेल से लाखों करोड़ों सेल ऐसे नहीं बन जाते। ठीक है, all those changes were slow and gradual. Duration of all these changes is at most 300 crore years. समझ में आ रहा है कितना ज्यादा लंबा पीरियड है। Changes in development in living organisms had been all round and multi-dimensional, and this led to evolution of different types of organisms. अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का चेंज हो रहा था, एंड इसके कारण इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के बने। Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational. ठीक है, progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution. एक और नया डेफिनेशन दे दिया यहाँ पे evolution का, इधर ऑलरेडी दिया था देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, फिर evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration, और यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन दे दिया। आया समझ में? तो ये एवोल्यूशन है। अब यहाँ पे इंटरनेट माय फ्रेंड में क्या दिया हुआ है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट अबाउट बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी टीवी शो की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शेल्डन को मत ढूंढने लग जाना। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जो बोलते हैं कि जहां पे यूनिवर्स का जो बिगिनिंग है, शुरुआत है, वो वहां पे हुई थी। विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड प्रेजेंटेड इन योर क्लास। रिसर्च कर सकते हो इसके बेसिस पे अगर टाइम है तो। अ पीक इनटू हिस्ट्री। Many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. मैंने बताया ना, ये थियोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर बंदे का अपना एक व्यू होता है। There seems to be thorough discussion over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc.
Various cultures have noted different type of information about planets, stars, the Panch Mahabhuta, living organisms in the form of poetry, stories and religious sacred books. हम इसके अंदर नहीं घुसने वाले बिकॉज ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है. हर रिलीजन का अपना एक व्यू है, हमको वो व्यू रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे कि एवोल्यूशन क्या हो रहा है. ठीक है, कैसे हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व होके इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन गए. तो यहाँ पे अपना एवोल्यूशन खत्म होता है जिसमें हमने थियोरी स्टडी किया. अब आप तो क्राइम पेट्रोल देखने वाली जनरेशन हो, तुमको हर चीज में सबूत चाहिए. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन देखेंगे तो ही तो समझेगा ना कि भाई कैसे हुआ. तो इसमें हम लोग वो डिस्कस करेंगे. कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेंशन्ड थियरीज implies that evolution is everlasting process of changes. अभी खत्म नहीं हुआ है, ये और चल ही रहा है. हो सकता है आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतनी गर्मी हो जाए कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें ही चेंज आ जाए. ठीक है, एडेप्टेशन और एवोल्यूशन होता ही रहेगा, ये कभी रुकता नहीं है. अगर रुक गया तो स्पीशीज खत्म हो जाने का चांस होता है, एक्सटिंक्ट हो जाने का चांस होता है. However, it needs proof to prove it. Following are the various proofs available in support of the theories mentioned above. तो पहला दिया हुआ है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो भी बॉडी का फॉर्म और स्ट्रक्चर है ना, उसका जो एविडेंस है उसको बोलते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस. ये दिख रहा है ना, सब में फ्रूट है, लीफ के शेप में थोड़ी सिमिलैरिटी है, कलर ग्रीन है. यहाँ पे देखो फेस का जो शेप है वो सेम है. यहाँ पे देखेंगे तो कान उसके ड्रूप लगेंगे. अगर एग्रेसिव होता तो इसके भी कान ऊपर होते हैं ऐसे, इसके भी कान ऐसे हैं, इसके भी ऐसे हैं. तो आपको दिख रहा है नोज देखो यहाँ पे यही पोजीशन पे है. तो ये सारी सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे रही है. वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. दिख रहा है नॉस्ट्रिल्स, आईज की पोजीशन दिख रही है. एंड ईयर पेनी बोलते हैं इसको, लेकिन पिने बोलो ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए. ईयर पिने एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स. ईयर्स की पोजीशन दिख रही है. ईयर पेनी मतलब आउटर ईयर जो होता है ना, बाहर वाला पार्ट, उसका स्ट्रक्चर है. अंदर हो सकता है थोड़ा अलग हो. एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, whereas similarities in characters like leaf shape, देखो यहाँ पे लीफ का शेप, लीफ वेनेशन, उस पे जो वेन्स है लीफ पे. फिर वेन्स पता है ना आपको, ये जो होती हैं दिखती है ना लीफ पे, ये वाला पार्ट, लीफ पेटियोल एटसेट्रा अकर इन केस ऑफ प्लांट्स. This indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same. इनमें differences काफी है, लेकिन there is a possibility कि एक particular organism था जिसमें से ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है. इसलिए इनकी इतनी ज्यादा similarities है. प्लांट्स में भी ऐसा ही है. वो उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसमें से ये और ये. एक दिन में हो गया क्या, पहले दिन ऐसा प्लांट था, फिर ऐसे हो गया, येलो हो गया? नहीं. ऐसे पेरू के झाड़ से आम नहीं निकलेगा, चीकू के झाड़ से भी आम नहीं निकलेगा. आपका ये जो प्रोसेस है ये हजारों करोड़ों साल से चल रहा है. ठीक है. This indicates that there are some similarities and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. इनके दादा परदादा नहीं, बट पर 100,000 बार दादा हो सकता है इनके जैसे दिखते हो. ठीक है, उसमें से ये सिमिलैरिटीज आएंगे. आया समझ में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से? तो ये एग्जांपल्स दिए थे यहाँ पे. नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल मतलब क्या? जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं उसको एनाटॉमिकल एविडेंसेस बोलते हैं. एनाटॉमी मतलब जो भी स्ट्रक्चर हो. ठीक है. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, ये रहा अपना हाथ, अपना मतलब जो उसका भी हाथ है वहां पे, फोरलेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, उसका फोरलेग, उसके पैर का ये दिया हुआ है एक्सरे. फ्लिपर ऑफ वेल, ये वेल का फ्लिपर है. ठीक है, जिससे वो तैरते हैं. एंड पटाजियम ऑफ बैट, बैट जैसे उड़ता है ना, उसके विंग्स यहाँ पे होते हैं. ठीक है, तो ये चारों का दिया हुआ है. सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स. ये हाथ हम लोग क्या करते हैं, हाथ में कुछ पकड़ने के लिए, उठाने के लिए यूज करते हैं. ऑक्स ये पैर काय के लिए यूज करता है, चलने के लिए यूज करता है. कभी कभी दो पैर पे कूद कर मारने के लिए भी यूज करता है, बट जनरली चलने के लिए यूज करता है. ये बैट ये उड़ने के लिए यूज करता है. वेल ये फ्लिपर तैरने के लिए यूज करती है. However, there is similarity in structure of bones and joints and organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestor. ये दिख रहा है ना, ऐसे उंगली जैसे डिजिट्स जो बोन्स हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी है. ठीक है, थोड़ा अलग है, सेम नहीं है, बट
सिमिलैरिटी है जिससे पता चलता है कि हो सकता है इनका एक एंसेस्टर जो वो कॉमन हो। ठीक है, आया समझ में? कैन यू टेल विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म? ये तो टाइम पास क्वेश्चन है। ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, स्किन, ये सारे ऑर्गन्स है ना हमारे। हाँ, स्किन भी एक ऑर्गन होता है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन अपने पूरे बॉडी में। तो ये सारे ऑर्गन्स है ऑर्गेनिजम्स में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, इज ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म? अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ना, ये वाले पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन यहां पे आंसर करते हैं। क्या बोल रहा है वो? थर्ड वाला है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये क्या है? ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। पहला हमने स्टडी किया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या है, दूसरा स्टडी किया एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है, तीसरा हम पढ़ रहे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब जो ऑर्गन यूजफुल नहीं है। हो सकता है ये सेम ऑर्गन कोई और एनिमल में यूजफुल हो, लेकिन अभी जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसमें यूजफुल नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे, तो दोनों के पास सेम ऑर्गन आया, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने ये ऑर्गन यूज करना बंद कर दिया, लेकिन ये लोग आज भी ऑर्गन यूज कर रहे हैं। इन्होंने बंद किया तो भी इनके बॉडी के अंदर वो ऑर्गन आज भी है। इससे साबित होता है कि भाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, मतलब ये दोनों आगे से एक ही पेरेंट से आए हुए हैं। आगे से मतलब इमीडिएट पेरेंट नहीं, हजारों करोड़ों साल पहले इनका जो एंसेस्टर थे वो सेम थे। डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स। अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स, कितना बुरी तरह बोल रहा है यार, यूजलेस ऑर्गन्स मतलब, ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जो हम यूज नहीं करते हैं, जो यूज नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। डीजेनरेट मतलब पड़ा हुआ है ऐसे ही। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. ये सडन डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि कल तुम पानी में कूद जाओ तो तुमको भगवान ऐसे ऑर्गन्स दे देंगे फिश जैसे कि आप पानी में सांस ले पाओ। पानी के अंदर फिश जो है वो पानी में सांस ले पाती है बिकॉज उसके जो ऑर्गन्स है वो ऐसे। पर आप ऐसे बोलोगे अरे मैं पानी में रहूंगा, भगवान मुझे चाहिए नए टिश्यू और ऑर्गन, तो आपको ऐसे नहीं मिलता। ठीक है, भगवान एक कान के नीचे बजाएंगे और बोलेंगे चुपचाप बाहर आ, नहीं तो डूब के मर जाएगा। तो क्या है? सडन डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब ऐसे नहीं कि 2 दिन तक पेशेंस दिखाऊंगा। 200, 300, 200 साल हो सकता है, 2000 साल भी हो सकता है। ठीक है, 2 लाख साल, 2000 साल भी बहुत कम है। मोस्टली a specific structure in the body is useful under certain situation. However, same structure under different situation may become useless or even harmful. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आगे आपको मिलने वाला है यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे देख लो कि ये चीज हो सकता है कोई सिचुएशन में बहुत काम आ रही हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि ये काम तो छोड़ो नहीं आ रही, बट इट बिकम्स हार्मफुल। ठीक है, such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. तो ये अपना जो ऑर्गन है जो यूजफुल नहीं है या जो स्ट्रक्चर है वो डीजनरेट मतलब एकदम ऐसे ही पड़ा हो वैसा बनता जा रहा है। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है? जो काम आएगा, जिसके कारण हम ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वही सिलेक्ट होगा। नेचुरली वही सिलेक्ट होता है। It takes thousands of years for a structure to disappear. एक दिन में नहीं जाएगा। Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Humans में भी एक ऐसा organ है। Such organ, though non-functional in certain organisms, it may be functional in other organisms. मतलब ये जो बॉडी पार्ट है, ये ऑर्गन जो है, हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म में काम का ही नहीं है, यूजलेस है, लेकिन सेम ऑर्गन कोई और एनिमल में यूजफुल हो सकता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट इज इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। बाकी ऑर्गेनिजम्स में ये वेस्टिजियल यूजलेस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे आगे होता है वो वाला अपेंडिक्स नहीं। अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, यहां रहा अपेंडिक्स। बहुत लोगों को अपेंडिक्स में दर्द होता है और अपेंडिक्स एक्सपैंड होता है, इसलिए निकालना पड़ता है। ये आपने किसी ना किसी से सुना ही होगा और उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। बट हो सकता है आपके अंदर अपेंडिक्स है और कभी आपको प्रॉब्लम भी नहीं आया, बट अपेंडिक्स यूज नहीं हो रहा। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी है, डिबेट है कि ऐसा नहीं कि यूजलेस है, ये काम का है। बट हम ये पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस अपेंडिक्स इज यूजलेस टू ह्यूमन। अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर बिना सोचे ये निकाल देते हैं।
अभी आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर थोड़ी ना बिना सोचे दिमाग निकाल देगा। आपके दिमाग के बिना तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, है ना। आपको ऐसा लग रहा है आपके दोस्त के दिमाग में प्रॉब्लम है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, पूरे टाइम खाते रहता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है, ठीक है। बट अपेंडिक्स साइंटिफिकली उन लोगों ने प्रूव किया है कि यूजलेस है, इसलिए जब प्रॉब्लम होती है तो निकाल देते हैं, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। which is useless to human is useful and fully functional organ in ruminants। ruminants कौन होते हैं? जो अपना खाना एक बार पूरा निगल जाते हैं, फिर आराम से बैठ के वो खाना फिर से बाहर निकालते हैं और चबाते हैं। आपने काउस को देखा होगा ऐसा करते हुए, ठीक है। काउस आर ruminants, क्योंकि इनको लाइफ में बहुत डेंजर होता था, तो ये फटाफट फटाफट खाना खा लेते थे, फिर सेफ जगह पे बैठ के खाना वापस लाके वापस चबा के उसको डाइजेस्ट करते थे। तो ये अपेंडिक्स उनके केस में बहुत काम का है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को कैसा है? यूजलेस। ओके, एग्जाम्पल याद रखना वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पेनी, एक्चुअली पिना लिखा है, पिना ही बोलो इसको, ईयर पिना, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन। अभी इसमें भी कुछ लोग अपने कान हिला पाते हैं, है ना, पर मैक्सिमम लोग नहीं हिला पाते। बट अब काउस को देखो या मंकीज को देखो, एनिमल्स को देखो, वो अपने ईयर्स जो हैं वो हिला पाते हैं, मूव कर पाते हैं, बिकॉज मैंने तो देखा यार वो मक्खी उड़ाते रहते हैं आधा टाइम तो उससे, है ना। अपने पास तो मक्खी उड़ाने के लिए हाथ है। Are useful in monkeys for movement of ear pinna. Various vestigial organs like tailbone, tailbone हमारे में है, टेल बाहर नहीं निकलती लेकिन वहां पे टेलबोन है। विजडम टीथ, विजडम टीथ आप में दांत में होंगे पीछे, आपके एज पे आए कि नहीं पता नहीं, सबको आते भी नहीं है, बट विजडम टीथ होते हैं, बट वो यूजलेस होते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके नॉर्मल टीथ के लिए और निकालने पड़ते हैं उनको। एंड बॉडी हेयर्स, हम लोगों को बॉडी हेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम तो ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, स्वेटर ले लेते हैं, जैकेट ले लेते हैं, हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये सालों से चला आ रहा है, हो सकता है 5,000 साल 50,000 साल बाद ह्यूमन बींग्स को बॉडी हेयर ना हो। दे आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। टेल बोन भी प्रेजेंट है, सर्च करके देखो टेल बोन कहाँ है आपका, आप फील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ईयर मसल्स, ये वाले विजडम टूथ या टीथ जो भी है पीछे एकदम होते हैं। टेल बोन हमको होती है लेकिन टेल नहीं होती हमको, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी एविडेंस देते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो सही है, नहीं तो ये अपेंडिक्स जैसा ऑर्गन ह्यूमन बींग में कहाँ से आया? ये जो ईयर मसल्स हैं वो हम में क्यों है? नहीं होने चाहिए थे, करेक्ट। तो ये प्रूव करता है कि हम लोग दूसरे एनिमल्स जैसे ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से आगे आगे बढ़ के अलग अलग हुए हैं, इसलिए जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम में रह गई है, जो अभी काम की भी नहीं है, बट उसको और हजारों करोड़ों साल लगेंगे निकलने में, ठीक है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। अच्छा बच्चों, ये विजडम टीथ और ये सब अच्छे से रीड करो, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स या फाइंड द ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे क्या पिक्चर्स में ऑब्जर्व किया है? फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स क्या होती है पता है ना आपको? पता है कि नहीं पता है? इसके ऊपर तो 6th-7th में भी आपको बताया था, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या, एक बार रीड कर लेना। यूज ऑफ आईसीटी क्या बोल रहा है? फाइंड हाउ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन सर्टेन एनिमल्स आर फंक्शनल इन अदर्स, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन योर क्लास एंड सेंड इट टू अदर्स। ये इंटरनेट पे जाके देखना है और इसके बारे में सर्च करना है, प्रेजेंट करना है, कर सकते हैं आप। अब ये फॉसिल्स जो है ना वो इसमें आता है। फोर्थ, पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस। 3 टाइप के एविडेंस हमने कर लिए। पहला था मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा था एनाटॉमिकल, तीसरा था वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब चौथा आता है पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। A question may arise in your mind that which organisms existed millions of years ago। मैंने आपको बताया कि हम लोग मंकीज फिर जो भी है सब लोग एक जगह से आए, तो ये एक जगह से आए ये कौन था भाई? इसका कुछ नाम था क्या? बकासुर या ऐसा कुछ? तो उसके बारे में हमको पेलियंटोलॉजी बताएगा। हाउ कैन वी टेल दिस? नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ। अर्थ के अंदर छुपा हुआ है। कैसे? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बेरीड। हाँ, बेरीड होता है, बरीड नहीं होता। Buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impressions of such organisms remain preserved underground। हो सकता है ये डायनासोर बेचारा मस्त घास खा रहा होगा, हाँ हर्बीवोरस होगा, और अर्थक्वेक आया और ऊपर उसके पहाड़ गिर गया और फिर वो वहां पे बेरी हो गया, ठीक है। हजारों करोड़ों साल बाद यहाँ पे ये पहाड़ जब तोड़ा तो नीचे हमको डायनासोर के बोन्स मिले, तो ये क्या था? फॉसिल्स, ठीक है। ये सड़े हुए नहीं थे, पूरे प्रिजर्व थे। काफी म्यूजियम्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। प्रिजर्व्ड मतलब सड़ के खत्म नहीं हो गए। हाँ, जो मसल था उसके ऊपर फैट था वो सड़ गया, बोन्स नहीं सड़े।
These are called as fossils. ठीक है? Study of fossils is an important aspect of study of evolution. Carbon consumption of animals and plants stops after death, and since then, only the decaying process of C14 occurs continuously. जब आप कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, तो ये C14 के ऊपर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. C14 एक आइसोटोप है जिसके बारे में मैंने आपको पीरियोडिक एलिमेंट्स जो था, पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें भी बताया था कि C14 क्या होता है. ठीक है? तो ये क्या होता है, जब एनिमल्स एंड प्लांट्स मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो जो उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वो कार्बन 14 जो है ना, वो कंटिन्यूसली डिके होता है. और इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12, दोनों आइसोटोप से कार्बन के, कार्बन 14 एंड कार्बन 12, changes continuously as C12 is non-radioactive. C12 जो है पड़ा रहता है, C14 उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, रेडियो एक्टिव है, तो वो कंटिन्यूसली डिके होता रहता है, कम होते जाता है. द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14. जो C14 बचा है उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं और C14 एंड C12 का रेशियो लेते हैं. उससे पता चलता है कि ये जो फॉसिल था, ये फॉसिल कितना साल पुराना है. जब आपको डायनासोर के बोन्स मिलते हैं ऐसे, तो डायनासोर ऐसे ऐसे नहीं कि लास्ट सांस बची होती है. पता है बॉलीवुड मूवीज में लास्ट सांस में बोलता है, अरे मेरे बच्चे का ध्यान रखना, वैसे बोलेगा अरे मैं 60 मिलियन साल का हूं. ऐसे नहीं होता, वो तो मर गया यार बेचारा. लेकिन इसके ऊपर जो C14 है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली जब से मरा तब से अभी तक डीके होते जा रहा है. और वो डीके हो रहा है, प्लस जो C12 है, कार्बन, हमारी बॉडीज कार्बन की बनी है, राइट? कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स पढ़ो, आपको समझ में आएगा. वो मैं पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में, पर अभी अज्यूम कर लो कि कार्बन. तो इसका रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि कितना C14 यूज हो गया है, कितना C14 डीके हो गया है. उसका टाइम पता चलता है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कि कितना डीके हुआ है. बहुत ज्यादा डीके हुआ है तो बहुत ज्यादा साल हो गए, तो उससे पता चल जाता है हमको कि ये जो फॉसिल है वो कितनी पुरानी है. वो फॉसिल पे कोई लेबल छोड़ के नहीं गया था कि कितना पुराना है, या डायनासोर बोलेगा नहीं. ठीक है, दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, बिकॉज इसके बेसिस पे हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं फॉसिल की. इट इज यूज्ड इन पेलियोंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. जो फॉसिल्स हैं उसकी भी एज निकाल सकते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो बुक्स वगैरह, पेजेस जैसे थे जिसके ऊपर लिखा जाता था, जो हमारे कल्चर के पहले के ट्रेडिशंस हैं, उसका एज कितना है वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. Once the age of fossil has been determined by such technique, it becomes very easy to deduce the information about other erstwhile organisms. कि वो टाइम पे और कौन से organisms थे, इन organisms की डिटेल्स क्या थी. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. Vertebrates और invertebrates का मतलब याद है कि नहीं याद है? चलो करो याद जल्दी से और कमेंट्स में बताओ मुझे. जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, वो उनकी होती है. इनवर्टिब्रेट्स की नहीं होती. आज के जमाने में अगर आप वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को देखोगे तो आपको एकदम अलग लगेंगे. लेकिन हम लोगों को ये कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वर्टिब्रेट्स जो थे वो इनवर्टिब्रेट्स में से ही डेवलप हुए हैं. इनमें रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई है. ठीक है, तो यहां पे भी एवोल्यूशन पता चलता है आपको. आया समझ में? यहां पे देख लो, पहले बर्ड्स और मैमल्स दिए हैं, फिर वो रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबिया, स्पाइसेस हैं, फिर देखो फिशेस दिए हुए हैं, फिर इनवर्टिब्रेट्स हैं. ये सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फॉसिल्स हैं. ये कौन सी लेयर में आपको मिलते हैं उससे पता चलता है. जैसे कि सबसे ऊपर वाली लेयर में आपको मैमल्स मिलते हैं जो अभी अभी एवोल्यूशन होके लास्ट कुछ हजारों साल में डेवलप हुए हैं. उसके पहले में आपको स्नेक्स, डायनासोर, ये सब मिलते हैं. उससे पता चलता है कि कितने पुराने हैं स्नेक्स. उसके पहले में फ्रॉग और क्रोकोडाइल. समझ में आ रहा है? डायनासोर से भी पुराने हैं ये लोग. उसके पहले जो फिशेस हैं, फिर स्नेल्स और बाकी सारे एनिमल्स. तो ये फॉसिल्स की लेयर्स है. आप ऐसा समझ लो, आपके घर के यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब खोदेंगे नीचे, डिग करेंगे, तो ऊपर की लेयर में ऐसे फॉसिल्स मिलेंगे, उसके नीचे ऐसे, उसके नीचे ऐसे, उसके नीचे ऐसे, उसके नीचे ऐसे. क्योंकि पहले इनको ये अंदर नीचे दब गए, फिर ये दब गए, कुछ 1000 करोड़ साल बाद ये दब गए, उसके 1000 करोड़ साल बाद ये दब गए, लास्ट फ्यू 1000 करोड़ में ये दबे. तो पता चलता है ना कि पहले कौन था, बाद में कौन था. ठीक है, अब यहां पे देखो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में क्या दिया हुआ है. कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ नेचुरली अकरिंग C14. C14 आइसोटोप है कार्बन का,
and it is developed by Willard Libby. He has been awarded with Nobel Prize 1960 में for this invention. बहुत ही important invention है because ये काफी simple way में हम लोग कोई भी फॉसिल का एज निकाल सकते हैं. The age of the materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. Radiocarbon में जो भी मटेरियल्स का एज ये मेथड से निकाला है वो आपको वहां मिल जाएगा. ठीक है, तो कार्बन डेटिंग से हमको पता चला फॉसिल्स के बारे में और पता चला कि जो वर्टेब्रेट्स है वो इनवर्टेब्रेट्स से ही आए हैं. मतलब एवोल्यूशन तो सही है भाई. नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक्स. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व्ड. ये एनिमल्स कुछ दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. ये डकबिल प्लैटिपस है. इसके बारे में गूगल पे सर्च करो, वीडियो देख के आपको थोड़ा लगेगा कितना अजीब प्राणी है. फिर लंगफिश है, फिर पेरीपैटस है. ठीक है, 3 अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों की, वो यहाँ पे दी हुई है. आपको डिस्कस करना है. क्या डिस्कस करना है? देखो ये कैसा मैमल जैसा दिख रहा है, नॉर्मल एनिमल जैसा. ये सांप जैसा दिख रहा है. ठीक है, ये देखो इसको कितने सारे पैर हैं. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अलग अलग हैं. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to 2 different groups. Hence they are called as connecting links. एक ही प्लांट या एक ही एनिमल 2 अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कि उसको हम एक टीम में बोलेंगे वो इंडिया के लिए भी खेल रहा है, दूसरा बोलेंगे अरे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल रहा है. उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स. क्या है कनेक्टिंग लिंक्स का एग्जाम्पल? Example in peripatus, characters like segmented body, thin cuticle and parapodia-like organs are present. दिख रहा है segmented body मतलब ये parts दिख रहे हैं इसके ऊपर. Parapodia-like ये moving के लिए जो उसके locomotion के लिए जो उसको पैर दिए गए हैं वो. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये present है. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to anthropods. Anthropods मतलब human जैसा. इनका जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, आपके बॉडी में भी ट्रैकिया होता है. आपने स्टडी किया होगा ये कि ट्रैकिया कौन से पार्ट को बोलते हैं. लैरिंक्स के यहां से जो निकलता है. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन होता है. बट इसमें देखो सेगमेंटेड बॉडी है. थिन क्यूटिकल. क्यूटिकल मतलब आपका जो नेल है ना, उसके नीचे जो डेड स्किन होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं. तो पैरीपेटस में दोनों टाइप के प्रेजेंट है. दिस इंडिकेट्स दैट पैरीपेटस इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनालिडा एंड एंथ्रोपोडा. ये 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो पैरीपेटस इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, इसकी भी दिखाता है. आया समझ में? सिमिलरली डक-बिल्ड प्लैटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स. ठीक है, बट शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स टू. उसके पास रेप्टाइल जैसी प्रॉपर्टी क्या है कि वो अंडे देता है, लेकिन मैमल जैसी प्रॉपर्टीज क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, वो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को. एंड उनके प्लैटिपस जो डकबिल प्लैटिपस है उनके बॉडी पे हेयर भी होते हैं मैमल्स के जैसे. मैमल हम भी मैमल्स हैं, हमें भी बच्चे दूध पीते हैं ना माँ का, प्लस हमारे बॉडी पे भी हेयर होते हैं. बट हमारे में अंडे नहीं आते. ठीक है, आप अंडे में से नहीं निकले हो, आप डायरेक्ट पूरा डेवलप होके बाहर निकलते हो. लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश. नहीं तो फिश किससे करते हैं रेस्पिरेशन? याद है क्या? चलो कमेंट्स में बताओ जल्दी कि फिश किससे करते हैं. मैं हिंट देता हूं आपको, जी से शुरू होता है वर्ड. ठीक है, these examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. जो mammals हैं वो reptiles से ही आए हैं, crocodile ये सब से. ठीक है, amphibians fish से आए. amphibians मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, वो fish के थ्रू ही आए हुए हैं. आया समझ में? तो इससे भी पता चलता है कि हम लोग जो एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो एक सच्चाई है. ये कनेक्टिंग लिंक्स वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे तो बहुत आते हैं. मैं आपको जब एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तब बताऊंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए ये चैप्टर से आ रहे हैं. ठीक है, बट कनेक्टिंग लिंक्स वाला ये जो एग्जाम्पल है अच्छे से याद कर लो. नाम मत भूलना. पेरीपैटस, डक-बिल्ड प्लैटिपस, लंगफिश, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं. ठीक है, आपको डायग्राम नहीं बनाना ये तीनों का. ऐसे में तो चोरी ड्राइंग बनाना पड़ेगा. ये ड्राइंग एग्जाम है क्या ये? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्व एंड डिस्कस पे. केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल्स शोन इन फिगर 1.10. ये देखो, पेट के अंदर जब आप डेवलप हुए पहली बार, तो देखो आप ऐसे थे स्टार्ट में, फिर धीरे धीरे आप ऐसे हुए, फिर धीरे धीरे ऐसे हुए, फिर प्रॉपर ह्यूमन बॉडी जैसा फॉर्म हुआ. ये मैन का एम्ब्रियो है.
सिमिलरली अगर रैबिट में देखोगे तो रैबिट का एम्ब्रियो पहले ऐसे होता है, स्टार्ट में जब वो पेट में उसकी माँ के डेवलप हो रहा है तब ऐसे होता है, फिर धीरे ऐसे होता है, फिर ऐसे, और ये अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। ह्यूमंस में यहाँ से यहाँ पहुंचने में 9 मंथ्स लगते हैं जनरली, सारे एनिमल्स में 9 मंथ्स नहीं होते, एलिफेंट्स में तो इनफैक्ट 2 ईयर्स तक चलती रहती है प्रेगनेंसी। तो आप देखेंगे ये सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, सबका स्टार्टिंग का एम्ब्रियो थोड़ा सेम नहीं दिख रहा, एलिफेंट की जो ट्रंक होती है उसके जैसा दिख रहा है ना। फिर धीरे धीरे आप देखो यहाँ पे इधर बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये सब तो काफी सिमिलर है। यहाँ पे भी आप देखो तो ये सब भी काफी सिमिलर है। तो आपको दिख रहा है एम्ब्रियो जो है, जो पेट के अंदर डेवलप हो रहा होता है, उसमें भी कितनी सिमिलैरिटी है सब में, जिससे पता चलता है कि ये सारे लोग एक परिवार से आए होंगे पहले, ठीक है। Comparative study of embryonic developmental stages of various vertebrates given the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages. Extreme, almost same दिख रहे हैं, देखो जुड़वा भाइयों जैसे। And those similarities decrease gradually, धीरे 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 चेंज आता है और एकदम अलग दिखने लग जाते हैं। Similarities in initial stages indicate the common origin of all these animals. ये जो इनिशियल स्टेजेस है इसमें सिमिलैरिटी से पता चलता है कि ये सारे लोग करोड़ों साल पहले एक ही परिवार से आए थे, भाई थे सब, बहन थे सब, ठीक है। अब वो अलग हो गए, अब वो रैबिट बन गया, एक मैन बन गया, कोई काव बन गया, कोई पिग बन गया, बट इनका ओरिजिन तो सेम परिवार, एग्जैक्टली सेम से नहीं बट सेम परिवारों से, ठीक है। तो हमने काफी एविडेंसेस देख लिए एवोल्यूशन के, तो भी आप एवोल्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते, एवोल्यूशन साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये 6 उसके टाइप्स हैं। याद नहीं करने 6 अलग अलग, कह रहे एम्ब्रियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, रट्टा मत मारना। अभी इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देख लेंगे इसको कैसे करना है, अभी सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट है डार्विन्स थियरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ाई की, हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन शुरू किया, जिसमें मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया। ये वाला पार्ट मैंने आपको बोला कि ये कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, बिकॉज इसका आगे के लेक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको एवोल्यूशन पढ़ाया, एवोल्यूशन के बाद हमने एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, जो एविडेंसेस है वो डिस्कस किए, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिर वेस्टिजियल, पेलियोंटोलॉजिकल, फिर कनेक्टिंग लिंक्स, एंड देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो हमने काफी कुछ आज कर लिया है, इसलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे मैं सब कुछ बहुत डिटेल में अपलोड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अब तक, बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। इतनी डिटेल में मैथ्स एंड साइंस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर्स कोई नहीं कराने वाला, सब ऊपर ऊपर से करा देंगे या फिर बहुत डिफिकल्ट वे में कराएंगे। मैं बहुत टाइम स्पेंड करके एक एक चैप्टर का वीडियो बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करते रहना, आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन और ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मुझे और मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करने में और वीडियोस बनाने में। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।